गुड इवनिंग। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के नेक्स्ट पार्ट की डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये चैप्टर 12th क्लास ज्योग्राफी टर्म 2 एग्ज़ामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये पूरे चैप्टर को 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट किया जा रहा है, तो इसलिए इस वीडियो को देखने से पहले फर्स्ट 2 वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी तरीके से हो सके। चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम टॉपिक को शुरू करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ जो ट्रांसपोर्ट मीन्स है वो है वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट हाईली स्केल के ऊपर यूज़ किए जाने वाला ट्रांसपोर्ट है। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स चीपेस्ट, बहुत सस्ता है और नो मेंटेनेंस चार्जेस, इसके ऊपर मेंटेनेंस चार्जेस नहीं होते। ओके, अनदर वन नेचुरल वे है, ठीक है, और बल्कि मटेरियल को मूव करने में वन ऑफ द बेस्ट है। बल्कि मटेरियल मीन्स आपको 1000 टन मटेरियल को भेजना है तो आपको कोई बड़े शिप में उसको लोड करना है और बड़े शिप को निकलने के लिए कोई ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत, मतलब जितनी स्पेस की ज़रूरत पड़ रही है वो सारा वाटरवेज देगा ही। ठीक है, तो दैट्स वाई एक नेचुरल वे है, नो मेंटेनेंस कॉस्ट है, चीपेस्ट है, बल्कि मटेरियल है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है कि स्लो है, बहुत स्लो। यदि आपके पास टाइम बहुत है तो वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ द बेस्ट और सूटेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर द ट्रेडिंग और शिफ्टिंग ऑफ द गुड्स एंड फ्रीट। ओके, नाउ अनदर वन इज सबसे चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। कैरिंग हैवी गुड्स है, मैंने ऑलरेडी बता दिया, एज वेल एज पैसेंजर एंड सर्विसेज। फ्यूल एफिशिएंट है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा वाटर की मूवमेंट ही छोटी स्टीमर को खींच के ले जाती है। बड़े शिप्स को चलाने के लिए फ्यूल इज़ रिक्वायर्ड। इको फ्रेंडली है। एंड अनदर वन वाटर ट्रांसपोर्ट 2 टाइप का होता है बेसिकली, एक होता है इनलैंड, एक होता है ओशनिक। इस चीज़ को समझ लीजिए। देखो, इनलैंड होता है इनलैंड, मतलब इन द लैंड, इनसाइड द लैंड, वो हमेशा रिवर के ऊपर। जितने भी रिवर्स वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं उनको हम बोल देते हैं इनलैंड वाटरवेज। ठीक है, और ये होगा इनसाइड द कंट्री। ठीक है, ओशनिक ट्रांसपोर्ट होता है बाय द सी एंड ओशियन। ठीक है, सीज एंड ओशियन, ओशियन और सीज के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होगा उसको बोलते हैं ओशनिक ट्रांसपोर्ट। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। ठीक है, जैसे बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, आर्टिक ओशियन, ओके, इंडियन ओशियन। तो ये सारे बड़े जो वाटर बॉडीज़ हैं उनके थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होगा उसको बोल देते हैं ओशनिक। ठीक है, दोनों में डिफरेंस ये है। ओके, पहले हम बात करते हैं इनलैंड वाटरवेज। देखिए, इनलैंड वाटरवेज की यदि बात करेंगे तो सबसे पहले रेलवे की इंट्रोडक्शन से पहले कुछ इनलैंड वाटरवेज को यूज़ किया जाना शुरू किया। ठीक है, लेकिन इनलैंड वाटरवेज का ना स्पीड बहुत स्लो था। जब स्पीड स्लो था तो लोगों को फास्ट ट्रांसपोर्ट चाहिए था, सस्ता भी और फास्ट भी, इसलिए रेलवे को ज़्यादा प्रेफर किया गया। लेकिन आज के टाइम में इनलैंड वाटरवेज का एक जगह और एक स्टेटस, एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे है। ओके, एंड पर टाइम के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंस है किसका, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि इनलैंड का वो ख़त्म होता गया, क्योंकि टफ कंपटीशन कहाँ से मिला, रेलवे और रोड्स का। तो क्विक भी है और थोड़ा बहुत महंगा भी है, लेकिन लोग टाइम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। कोई चीज़ को अपने टाइम पे पहुंचाना है तो आपको फास्ट ट्रांसपोर्ट चूज़ करना पड़ेगा, इसलिए रेलवे और रोड से इसको काफ़ी ज़्यादा टफ कंपटीशन मिला, जिसकी वजह से जो इनलैंड वाटरवेज की जो मैं कह सकता हूँ इंपॉर्टेंस है वो काफ़ी कम हो गई। ज़्यादा डाइवर्जन जो रिवर हैं वाटर के इरिगेशन पर्पज़ के लिए, एंड इनलैंड वाटरवेज को नॉन नेविगेबल लार्ज पार्ट ऑफ द कोर्स। कई बार होता है कि रिवर का बड़ा जो पोर्शन है पानी का उसको इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है और कुछ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट लगा दिए जाते हैं, तो उसकी वजह से ज़्यादा पानी उधर यूज़ कर लेते हैं, तो वाटर नेविगेशन के लिए नहीं रहता। अभी एक टर्म आ गई है, एक टर्म और आ गई है, नहीं, नेविगेशन होता है मूवमेंट थ्रू वाटर, मूवमेंट थ्रू वाटर, पानी के थ्रू जब आप मूव करोगे उसको बोलते हैं नेविगेशन। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। चलिए, ओके, नेक्स्ट वन, इसमें टोटल इंडिया का नेविगेबल वाटरवेज 14,500 किलोमीटर है। ठीक है, जो 1% है टोटल कंट्री का। एंड इसमें रिवर, कैनाल, बैक वाटर, क्रीक है ना, और आज के टाइम में 5685 किलोमीटर मेजर रिवर्स नेविगेबल बाय बॉटम वेसल्स, फ्लैट बॉटम वेसल्स, उसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है।
चलिए, यदि हम बात करते हैं इनलैंड वाटरवेज के ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मेन काम क्या है, टू कंट्रोल, टू मैनेज, टू कंस्ट्रक्ट, ओके, एंड टू मोनीटर द इनलैंड वाटरवेज, उसका नाम है इनलैंड वाटर अथॉरिटी, IWA, इंटरनेशनल, मतलब इंडियन इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी। ऐसे ही मैंने एक अथॉरिटी बताई थी नेशनल हाईवेज़ की, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके साथ ही एक मैंने बॉर्डर रोड की बताई थी, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये तीनों अथॉरिटी के नाम आपको पता होने चाहिए कि इनका मेन काम क्या है। चलिए, नेक्स्ट वन, ये सेटअप हुई 1986 में, ईयर सभी के याद रखने हैं, नहाई 1995 में हुई थी, ओके। उसके बाद सम ऑफ द वाटरवेज हैव बीन डिक्लेयर्ड, जो नेशनल वाटरवेज ऑफ इंडिया ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट का अथॉरिटी है, इसने कुछ वाटरवेज को डिक्लेयर किया कि ये ऑफिशियल जो वाटरवेज हैं इंडिया के, एंड इन वाटरवेज को हमें दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। ये सारे सिलेबस में है, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस 101% है। चलिए, पहले हम बात करते हैं नेशनल वाटरवेज नंबर 1, इनको मैप में दिखाया जाएगा, ठीक है। पहले हम एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं, उसके बाद मैप में ये सारे को दिखा दिया जाएगा। नेशनल वाटरवेज नंबर 1 हल्दिया टू इलाहाबाद है, हल्दिया यूपी में पड़ता है, एंड इलाहाबाद यूपी में है, हल्दिया इज़ इन वेस्ट बंगाल। टोटल स्ट्रेच इसका है 1620। एंड यदि हम बात करते हैं स्पेसिफिकेशन की, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटरवेज है, जो नेविगेबल मैकेनिकल बोट्स, ठीक है, अप टू पटना, एंड ऑर्डिनरी बोट्स अप टू हरिद्वार, एंड 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया, हल्दिया टू फरक्का, एंड फरक्का टू पटना, पटना टू इलाहाबाद, ठीक है। तो ये टोटल डिस्टेंस आपको बता दिया 1620, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। 2 स्टेट को बेसिकली ये कवर, 3 स्टेट को कवर करता है। इलाहाबाद टू हल्दिया मीन्स एक बिहार, यूपी एंड वेस्ट बंगाल, ये 3 स्टेट कवर होती हैं इससे, इनको दिमाग में रख लेना, ओके। नाउ सेकेंड वन, नेशनल वाटरवेज नंबर 2 शादिया टू धुबरी, ये नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, और ये ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर है, ब्रह्मपुत्रा। मैं पहले बारे की थोड़ा बता दूं इसके बारे में, फर्स्ट वाले में ये गंगा के ऊपर है, गंगा रिवर, और यह है ब्रह्मपुत्रा, इसको दिमाग में रख लेना। चलिए, इसका टोटल लेंथ है 8891, एंड ब्रह्मपुत्रा नेविगेबल स्ट्रीम है, एंड डिब्रूगढ़ तक, एंड विच इज़ शेयर्ड बाय इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है। एंड उसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, नेम ऑफ द रिवर शेयर देयर बॉर्डर विद इंडिया एंड बांग्लादेश, तो ब्रह्मपुत्रा, ओके। नॉर्थ वेस्ट जो था नेशनल वाटरवेज नंबर थर्ड की बात करते हैं, तो कोटमपुरम टू कोलम है, ये बेसिकली आपको 205 किलोमीटर का है, और ये आपको मिलता है केरला में, केरला के एरिया में, एंड इट इंक्लूड 168 वेस्ट कनाल अलॉन्ग द चमकारा कनाल है, एंड उद्योग मंडल कनाल है, इनके बीच का ये एरिया आ जाता है। चलिए, उसके बाद नेशनल वाटरवेज नंबर 4, ये गोदावरी और कृष्णा रिवर के ऊपर है, ठीक है। काकीनंदा पुडुचेरी है, एंड स्ट्रेच ऑफ कैनाल, इसको दिमाग में रख लेना, 1078 है। नेशनल वाटरवेज नंबर 5 है, स्पेसिफाइड स्ट्रेच इसका ब्रह्मणी एरियाज, और जो मैती रिवर है, ठीक है, इसको याद रख लेना, एंड महानदी एंड ब्रह्मणी रिवर ईस्ट कोस्ट ऑफ कैनाल, जो 588 किलोमीटर के हैं, इनको दिमाग में रख लेना। इनके बिना 10 अदर इनलैंड वाटरवेज हैं जो आइडेंटिफाइड किए गए इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी के द्वारा, एंड जिसमें बैक वाटर्स केआल है ऑफ केरला, एंड नॉट ओनली प्रोवाइड द ट्रांसपोर्ट बट आल्सो अट्रैक्ट द टूरिस्ट, मतलब टूरिस्ट को काफ़ी अट्रैक्ट करता है ये एरिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है केआल। एंड द फेमस नेहरू ट्रॉफी बोट रेस यहीं पे ही हेल्ड होती है इन केरला, इसको दिमाग में रख लेना, आपको आ सकता है। नेहरू बोट ट्रॉफी रेस हेल्ड इन, यूज टू हेल्ड इन, कहाँ, जिसको वलमकली, ठीक है, नाम भी दिया जाता है, लोकल नेम, इसके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन द इनलैंड वाटरवेज इन द मैप। ये इनलैंड वाटरवेज दिए हुए हैं। चलिए, इनलैंड वाटरवेज में मैंने आपको पहले इनलैंड वाटरवेज जो बताया था, नेशनल वाटरवेज नंबर 1 हल्दिया टू इलाहाबाद, तो हल्दिया आपका यहाँ पड़ता है वेस्ट बंगाल में, इलाहाबाद आपका ये है, आप देख सकते हो। एंड इलाहाबाद में 2 रिवर ज्वाइन करती हैं, दिस वन इज़ यमुना, दिस वन इज़ गंगा।
दोनों ज्वाइन करते हैं इलाहाबाद में। इलाहाबाद में प्लेस का नाम है संगम। तो इलाहाबाद से पटना तक मैकेनिकल बोट, उसके बाद ऑर्डिनरी बोट्स आर देयर। 3 स्टेट कवर होते हैं, यूपी, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, ऑलरेडी आई टोल्ड यू। और सबसे लॉन्गेस्ट वाटरवेज है। यदि हम सेकंड वाटरवेज की बात करें, ये है ब्रह्मपुत्र धुबरी टू शादिया। तो शादिया इज़ हेयर, धुबरी इज़ हेयर, ठीक है। एंड ये असम के अंदर ही है, असम का बिल्कुल अरुणाचल के साथ बॉर्डर है। तो शादिया एंड धुबरी असम का जो बॉर्डर विद मेघालय, बांग्लादेश के पास, ठीक है, एंड नॉर्थ वेस्टर्न बांग्लादेश के पास इनको ज्वाइन करता है। एंड इसको नेशनल वाटरवेज नंबर 2 बोलते हैं। लेंथ ऑलरेडी बताई हुई है, असम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय, ये 3 स्टेट कवर होती हैं इससे। नेशनल वाटरवेज नंबर 3 मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, यहाँ पे आप देख सकते हो। वाटरवेज नंबर 3 में वेस्ट कोस्ट कनाल है जो कोलम टू कोटमपुरम है। ये है असम केरला के अंदर। तो यू कैन सी हियर। एंड सदर्न पार्ट में कोलम है और नदर्न में कोटम है, ठीक है। चमकारा लेक यहीं पे दी हुई है एंड जोगमंडल लेक भी यहीं पे दी हुई है। एंड केरला को स्टेट को कवर करते हैं, उसको सर्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेशनल वाटरवेज नंबर 4 की, जो कृष्णा गोदावरी के ऊपर है। कृष्णा गोदावरी ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर है, आप देख सकते हो यहाँ पे। एंड यहाँ पे कृष्णा गोदावरी डेल्टा भी है। गोदावरी और कृष्णा कैनाल है। काकीनंदा टू पुडुचेरी, आप पुडुचेरी यहाँ देख सकते हो, यहाँ से काकीनंदा, ओके। एंड यहाँ पे आंध्र प्रदेश स्टेट है, तमिलनाडु स्टेट है, देन पुडुचेरी है, यूटी, इसको कवर करते हैं, मतलब इसको सर्व करते हैं। नेक्स्ट जो वाटरवेज दिया हुआ है नेशनल वाटरवेज, वो है ब्रह्मणी डेल्टा कैनाल जो दिया है। ब्रह्मणी आपको बेसिकली यहाँ पे इस साइड में महानदी के पास इन वेस्ट बंगाल उड़ीसा वाले एरिया में ये मिलता है। उड़ीसा और वेस्ट बंगाल एरिया जो आपका इससे कवर होता है। नेशनल वाटरवेज नंबर 5 एक और दिया हुआ है, चलिए हम उसको भी कवर कर लेते हैं, लेकिन आपका वो इसमें आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी कर लेते हैं। तो डराक रिवर दिया हुआ है नेशनल वाटरवेज नंबर 6 में। बराक है, यहाँ पे नाम गलत है, बराक रिवर है, ओके। एंड इरावदी का पार्ट है, जो इरावदी म्यांमार का रिवर है, ओके। अनदर वन लक्ष्मीपुर टू बंगा इन प्रोसेस है अभी, 121 किलोमीटर है। और असम, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा ये एरिया ये कवर करता है, इनको सर्व करता है, ठीक है। एंड एक मैंडोवी रिवर है एंड जॉरी रिवर है, ठीक है। एंड इसमें कुम्ब्रुजा कैनाल है इन गोवा, इसको भी दिमाग में रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। लेकिन टॉप 10 तो आपको याद रखने इनके ऊपर चांसेस हैं क्वेश्चन बनने के। चलिए, यदि हम बात करते हैं दूसरे टाइप के रूट, वो रूट हैं आपके ओशनिक रूट। इनलैंड वाटरवेज तो हो गए, अभी ओशनिक रूट हैं जो सी और ओशन के थ्रू हम चीज़ों को मूव करते हैं वन एरिया टू अनदर एरिया। ओशनिक रूट बड़े होते हैं साइज़ में, और ज़्यादा बड़े शिप्स जाएंगे, कार्गो शिप्स जाएंगे, ज़्यादा मटेरियल मूव कर सकते हैं, ठीक है, और ज़्यादा अमाउंट में मटेरियल जाएगा, और लार्ज स्केल पे यूज़ भी होंगे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, इकोनॉमी में रोल प्ले करते हैं। वास्ट कोस्ट लाइन है इंडिया का सदर्न कोस्ट लाइन काफ़ी वास्ट होने के कारण ना, तो ये जो ओशनिक रूट्स हैं काफ़ी रोल प्ले करते हैं। सपोज़ आपने कोलकाता से कोई चीज़ को चेन्नई भेजना है तो आप भैया बंगाल यूज़ करोगे, आपने बंगाल से कोची को चीज़ को भेजना है तो आप अरेबियन सी रूट यूज़ करोगे, तो वो सारे ओशनिक के अंदर ही आते हैं। नेक्स्ट वन, ये सूटेबल ट्रांसपोर्ट है। एंड टोटल इन सभी टाइप के ट्रांसपोर्ट के लिए जो ओशनिक हैं, हमें क्या चाहिए, पोर्ट। तो ऑल द पोर्ट्स आर प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल। 12 मेजर पोर्ट्स हैं, इनको दिमाग में रख लेना। 185 माइनर पोर्ट हैं एंड विल बी टोल्ड, अभी बता दिए जाएंगे। एंड ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और ओशनिक रूट का को सपोर्ट करते हैं। 95% ऑफ इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है डन बाय दीज पोर्ट एंड 70% ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, टोटल में से वो ओशनिक रूट के थ्रू मूव होता है, शिफ्ट किया जाता है। एंड ये सारे जो रूट्स हैं इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भी यूज़ होते हैं। एंड ट्रांसपोर्ट जो है बिटवीन इन जो आइलैंड है इन द कंट्री, यहाँ पे आइलैंड अंडमान निकोबार, यहाँ लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप से यदि कोची जाना है तो आपको इन पोर्ट का यूज़ करना पड़ेगा। तो पोर्ट आर द टर्मिनल स्टेशन ऑफ ओशनिक रूट, जहाँ पे लोडिंग और अनलोडिंग होती है, उनको दिमाग में रख लेना। तो पोर्ट्स काफ़ी रोल प्ले करते हैं। चलिए, अभी हम बात करते हैं इन सभी आपके जो दिए हैं पोर्ट का, ठीक है, कहाँ पे कौन कौन सा पोर्ट दिया हुआ है। तो 12 मेजर पोर्ट दिए हुए थे, जल्दी इनके नाम आपको याद रखने हैं और इनको ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। हल्दिया पोर्ट है, हल्दिया पोर्ट वेस्ट बंगाल में पड़ता है,
ठीक है, हम वेस्ट से शुरू कर रहे हैं, सॉरी ईस्ट से। प्रादीप, प्रादीप उड़ीसा का पोर्ट है, ठीक है। उड़ीसा की कैपिटल बेसिकली भुवनेश्वर है, लेकिन पोर्ट प्रादीप है। विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम जो आपका पोर्ट है वो आपको पड़ता है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद काकीनंदा एंड मसूलीपट्टनम, ठीक है, ये इंटरमीडिएट पोर्ट हैं, ठीक है। ये मेजर हैं रेड कलर, और जो ये ब्लू कलर से शो किए गए इंटरमीडिएट हैं। इंटरमीडिएट पोर्ट ये होते हैं कि जो मेन पोर्ट है उसके ऊपर जो बर्डन है उसको रिड्यूस करने के लिए जो बनाए गए हैं, ठीक है, ताकि जो थोड़ा बहुत बर्डन शेयर किया जा सके, ठीक है। इनको भी यूज़ किया जाता है, लेकिन ज़्यादा रेड कलर के जो पोर्ट्स हैं मेजर उनको यूज़ किया जाता है। काकीनंदा एंड मसूलीपट्टनम ये भी आंध्र प्रदेश के पोर्ट हैं। इनौर की बात करते हैं, और चेन्नई, ठीक है। इनौर का नाम दूसरा नाम है कमराजार पोर्ट है, और चेन्नई पोर्ट है। ये दोनों पोर्ट पड़ते हैं तमिलनाडु, याद रखना तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। एंड अनदर वन जब बात करते हैं नगापट्टम इज आल्सो इन तमिलनाडु। एंड टूटिकॉर्न इज आल्सो मेजर पोर्ट, लेकिन नगापट्टम इज अ इंटरमीडिएट पोर्ट। कोची जो है केरला का पोर्ट है, और कोची को बोलते हैं क्वीन ऑफ अरेबियन सी। इसको मार्क कर लेना, शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, क्वीन ऑफ अरेबियन सी। मतलब अरेबियन सी की क्वीन बोलते हैं, और काफ़ी ओल्डेस्ट पोर्ट है जिसको यूज़ किया जाता था। और वेस्टर्न साइड से ट्रेड करने के लिए तो कोची को काफ़ी लार्ज स्केल के ऊपर यूज़ किया गया, ठीक है। एंड इसमें अलपूजा इंटरमीडिएट पोर्ट है। मार्मागांव इज इन गोवा, ठीक है, मेजर पोर्ट है। आगे है इसमें मैंगलुरु, ठीक है, जो मैंगलोर बोल देते हैं, और ये कर्नाटका में है। आगे है पानाजी एंड गोवा, बोथ आर इन पानाजी एंड मार्मा गोवा, बोथ आर इन गोवा, ठीक है। रत्नागिरी एक मिनरल साइट भी है, और ये एक इंटरमीडिएट पोर्ट भी है। लेकिन मेजर पोर्ट दो ही हैं महाराष्ट्र में, वो है मुंबई एंड जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है। एंड अनदर वन बात करते हैं हम सूरत इंटरमीडिएट है। देन उसके बाद बराउत, ठीक है, ये भी इंटरमीडिएट है। उससे भावनगर है, बिरवेली है, पोरबंदर है, ये सारे जो पोर्ट्स हैं ये इंटरमीडिएट हैं। लेकिन दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट, जिसको कांडला बोलते थे, कांडला का नाम अभी चेंज कर दिया गया, दीनदयाल पोर्ट कर दिया गया। ये भी गुजरात में सबसे, पार्टीशन के बाद इंडिया का वेस्टर्न साइड पे सबसे पहला पोर्ट था, इसको मार्क कर लेना। क्योंकि पहले कराची यूज़ होता था, कराची पाकिस्तान चला गया, इसलिए उस एरिया में मतलब वाटर मूव करने के लिए पोर्ट चाहिए था, वो कांडला पोर्ट था। लेकिन उसके बाद रिसेंट टाइम में इसका नाम चेंज कर दिया गया, दीनदयाल उपाध्याय के नाम से इसका नाम दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट रख दिया गया, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी पोर्ट थे, इनकी स्टेट आपको याद रखनी है, और लोकेशन भी याद रखनी है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम बात करते हैं ओशनिक ट्रांसपोर्ट की, और सॉरी एयर ट्रांसपोर्ट इज आल्सो प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल। एयर ट्रांसपोर्ट का ना एक बेनिफिट है, जो सबसे ज़्यादा स्पीडी है, ठीक है। स्पीडी के साथ क्या होगा, तो मूवमेंट भी बहुत अच्छी होने वाली है। पेरिशेबल गुड्स के लिए अच्छा है, पेरिशेबल जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं उनको टाइम पर पहुंचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पेरिशेबल भी प्रीशियस गुड्स, ऐसा नहीं है कि हर गुड्स को वहाँ भेजोगे इसके थ्रू, लेकिन जो प्रीशियस गुड्स हैं हाईली डिमांडेबल और वेट भी कम है, टाइम पे पहुँचानी है, तो उसके लिए आपको एयर ट्रांसपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और इसके लिए ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा चाहिए, पैसा चाहिए, तो इकोनॉमी डेवलप्ड कंट्रीज़ में ही इसका आपको जो डेवलपमेंट है काफ़ी लार्ज स्केल पे मिलने वाला है, ये दिमाग में रख लेना। आगे एयर ट्रांसपोर्ट फास्टेस्ट मूवमेंट है, ऑलरेडी मैंने बता दिया, प्लेस टू अनदर प्लेस है। गुड, इट्स गुड फॉर कंट्री, जैसे इंडिया जो ज़्यादा साइज में है, बड़े साइज में है कंट्री, तो वहाँ पे आपको एयर ट्रांसपोर्ट यूज़ होगा। आगे एयर ट्रांसपोर्ट ना आपको डाइवर्स टेरेन के लिए बहुत अच्छा है। डाइवर्स टेरेन, ठीक है, टेरेन में होता है लैंड टाइप ऑफ लैंड, जो एरिया माउंटेनियस है वहाँ पे आप दूसरा ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं कर सकते, जैसे रोड बनाने मुश्किल हैं, रेलवे बनाना मुश्किल है, तो वहाँ पे ओनली ऑप्शन इज़ एयर। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। और एयर में हेलीकॉप्टर सर्विसेज, जो बड़े आपके कार्गो प्लेन्स, तो वो सारे भी इसमें आ जाते हैं, ठीक है। आगे जो एयर ट्रांसपोर्ट है इंडिया में वो 1911 में शुरू हुआ, शॉर्ट डिस्टेंस पे, जो इलाहाबाद टू नैनी, इसको मार्क कर लेना, इलाहाबाद टू नैनी 10 किलोमीटर, दोनों यूपी में पड़ते हैं। फर्स्ट जो रेलवे फ़्लाइट जो शुरू की गई एयर ट्रांसपोर्ट की
सॉरी नॉट ए रेलवे फ्लाइट, इस एन एयर फ्लाइट जो यूज़ की गई इलाहाबाद टू नैनी। ओके, नेक्स्ट वन, यदि हम बात करते हैं रियल डेवलपमेंट जो एयर ट्रांसपोर्ट का, वो हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस। उसके बाद एक अथॉरिटी बना दी गई जिसका मेन काम था कि भाई आपने एयरपोर्ट को नए कंस्ट्रक्ट करना, पुरानों को रिपेयर करना, मेंटेनेंस करना, ये आपका काम है। उसका नाम रखेगा AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको दिमाग में रख लेना। एंड तो मैंने 4 ऑर्गेनाइजेशन बता दिए हैं, इन सभी का नाम आपको पता होना चाहिए। एफिशिएंट एयर ट्रैफिक होनी चाहिए, इसके अकॉर्डिंग एस्ट्रोनॉमिकल कम्युनिकेशन आपने ध्यान में रखना है। और इंडियन एयर स्पेस, मतलब एयर स्पेस मीन्स हम कह सकते हैं कि एयर सर्विसेज को मॉनिटर करने के लिए और देखने के लिए और यूज़ करने के लिए कुछ स्पेस जगह, ठीक है। एंड इट मैनेज 125 एयरपोर्ट्स। पवन हंस मैंने बताई थी हेलीकॉप्टर सर्विस। तो जितने माउंटेन्स एरिया हैं, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर हो, तो वहाँ पे पवन हंस सर्विसेज, इधर उत्तराखंड, ठीक है। एंड ये सर्विसेज दी जा रही है, ठीक है। ये भी एयर सर्विसेज के अंडर ही आती है। अब मैं इसका बेस्ट एग्जांपल दे दूँ, वैष्णो देवी, ठीक है। वैष्णो देवी तो यो आपका पिलग्रिमेजेस हैं, तो वो इस हेलीकॉप्टर सर्विसेज का यूज़ करते हैं। हेमकुंड साहिब एंड अमरनाथ, ठीक है, तो वहाँ पे इस टाइप के हेलीकॉप्टर को यूज़ किया जाता है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी इसका पार्ट काफ़ी है, इसका यूज़ काफ़ी है बाय द टूरिस्ट। एयर इंडिया की बात करते हैं, तो एयर इंडिया एक बेसिकली कॉरपोरेशन थी इंडिया की, जिसका मेन काम क्या था, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयर सर्विसेज प्रोवाइड करना इंडिया को, बोथ पैसेंजर और कार्गो शिप्स भेजना। और इसने मतलब पूरे कॉन्टिनेंट जो वर्ल्ड के थे उसको एयर सर्विसेज के साथ कनेक्ट करना ऑब्जेक्टिव था इसका। और नाउ प्राइवेट कंपनी और भी स्टार्ट, लेकिन शुरू में एयर इंडिया स्टार्ट हुई, बट नाउ इन कॉम्पिटिशन ऑफ दिस तो और भी जो नई नई कंपनी स्टार्ट हो गई हैं, जैसे स्पाइस जेट है, इंडिगो है, ठीक है। तो ये सारी इसमें आ जाएंगी। एंड एज वेल एज फॉरेन ऑपरेशन, तो कुछ फॉरेन कंपनीज आल्सो कम्स अंडर द कंपटीशन, वो भी इसमें आ जाएगा। 2010 में डोमेस्टिक मूवमेंट शुरू हुई, तो 521 लाख पैसेंजर और 23 लाख मैट्रिक टन ऑफ कार्गो मूव होना शुरू हो गया। एयरलाइन का हिस्ट्री, मतलब एयरलाइन शुरू कब से हुई, कहाँ से हुई, इसका हिस्ट्री क्या था। सबसे पहली एयरलाइन जो मैंने बताई थी एयर फ्लाइट जो शुरू हुई इलाहाबाद टू नैनी 1911 में। और 1947 एयर ट्रांसपोर्ट को बेसिकली 4 मेजर कंपनी उन्होंने शुरू किया, जिसके नाम थे इंडियन नेशनल एयरवेज, टाटा सन्स लिमिटेड, एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया एंड डेक्कन एयरवेज। इनके नाम याद रख लेना, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड टू यू कि 1947 में कौन सी एयर सर्विसेज ने एयर ट्रांसपोर्ट शुरू किया। ओके, 1951 में थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ, 4 मोर कंपनी ज्वाइन कर गई, एंड जिसमें भारत एयरवेज था, हिमालयन एविएशन था, एयरवेज इंडिया है, कलिंगा जो एयरलाइंस था। 1953 में एयर ट्रांसपोर्ट और नेशनलाइज कर दिया गया और 2 कॉरपोरेशन को जोड़ दिया गया, मतलब सारी कंपनीज़ को साइड पे रख के बेसिकली 2 एयर ट्रांसपोर्ट जो कंपनीज थी, कॉरपोरेशन थी, उनको मतलब लिस्ट किया गया, डिक्लेयर किया गया, ठीक है। एंड इनको नेशनलाइज कर दिया गया कि ये दोनों गवर्नमेंट कंपनीज हैं, बाकी सारी प्राइवेट अपने तौर पे काम कर सकती हैं। वो 1953 में हुआ, जिनका नाम था एयर इंडिया इंटरनेशनल एंड इंडियन एयरलाइंस वर फॉर्म्ड। इसको मार्क कर लेना, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड टू यू। ओके, इंडियन एयरलाइंस को बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया इंडियन, एंड 2011 में इंडियन वर इमर्ज्ड विद एयर इंडिया। अभी एयर इंडिया थी, लेकिन अभी एयर इंडिया भी सेल कर दिया इंडिया ने रिसेंट टाइम ही, ठीक है, कुछ महीने पहले ही अभी उसको कर लिया है किसने, टाटा, ठीक है। टाटा एयरवेज उसने अपना फ़्लाइट बना लिया है, अभी एयर इंडिया टाटा का हो गया, क्लियर, उसको पूरा पूरा स्टेक खरीद लिया गया है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, क्योंकि पाइपलाइन भी एक इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट था, ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। बेसिकली पाइपलाइन को कहाँ यूज़ किया जाता है, पाइपलाइन बस कन्वीनियंट है और बेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। ये पाइपलाइन ज़्यादातर लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड स्लरी मैंने आपको बता दिया था, जो मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड, उसको दिमाग में रख लेना, ठीक है। स्लरी प्रोडक्ट मैंने ऑलरेडी बता दिया। इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, ठीक है, जिसका मेन काम था टू मॉनिटरिंग द मूवमेंट ऑफ ऑयल, उसको बनाया गया ऑयल इंडिया लिमिटेड,
ठीक है, OIL, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्लोरेशन, इसका मेन काम निकालना, प्रोडक्शन और इसको ट्रांसपोर्ट करना वन एरिया टू अनदर एरिया, और CNG को, ठीक है। एंड ये पहली अथॉरिटी थी, लेकिन अभी इसका नाम चेंज कर दिया गया, गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज किया, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जिसका मेन काम क्या है कि ऑयल और नेचुरल गैस दोनों को मॉनिटर करना, ठीक है। वन ऑफ द मेजर जो अचीवमेंट थी वाज कंस्ट्रक्शन ऑफ एशियाज फर्स्ट क्रॉस कंट्री पाइपलाइन, इस ऑयल इंडिया लिमिटेड के अंदर बनाई गई, ठीक है। एंड पाइपलाइन का मेन जो कवरेंस था वो 1157 नाहरकटिया फील्ड असम में है टू बारूनी इसमें बिहार की जो फील्ड है, ये मार्क की जाएगी कौन कौन से पार्ट में है, मैप में इसका मार्क किया जाएगा, ओके। 1966 में पाइपलाइन को फर्दर एक्सटेंड किया गया, इसको कानपुर तक ले गए, ये उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पे वेस्टर्न रीजन में ऑयल हैज़ कंस्ट्रक्टेड एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन, ठीक है। और ऑयल इंडिया लिमिटेड के अंदर कुछ पाइपलाइन बनाई गई जिसका मेन काम कि इंडिया के मैक्सिमम हिस्सों में तेल को पहुँचाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे नाहरकटिया टू ये था, आगे बारूनी के बाद इसको बाय इलाहाबाद और एरिया में कानपुर वगैरह भेजा गया UP, ठीक है। एंड अंकलेश्वर कोयली मुंबई, हजारिया विजापुर जगदीशपुर पाइपलाइन, रिसेंटली पाइपलाइन कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम शाया गुजरात टू मथुरा, इनको मार्क कर लेना, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक चीज़ और, इसमें ना एक रेलवे लाइन दी है HBJ, इसको क्यों याद रखना जरूरती है, क्योंकि ये इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट गैस पाइपलाइन है, लॉन्गेस्ट गैस पाइपलाइन, इसको मार्क कर लेना, शॉर्ट क्वेश्चन बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं इसके ऊपर, ठीक है। चलिए आगे, यदि हम बात करते हैं टोटल इस पाइपलाइन का 1256 किलोमीटर पाइपलाइन है, ट्रांसपोर्ट एंड क्रूड ऑयल है, गुजरात टू पंजाब, तो गुजरात से पंजाब की तरफ बाया मथुरा, ठीक है। एक जो ऑयल पाइपलाइन आती है जिसके थ्रू पंजाब के बहुत से हिस्सों में पेट्रोल का जो है वो अवेलेबिलिटी मिलता है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ 660 मतलब अराउंड 650 किलोमीटर का जो पाइपलाइन है वो नुमालीगढ़ टू सिलीगुड़ी इज़ आल्सो इन प्रोग्रेस, नुमालीगढ़ टू सिलीगुड़ी है ना। तो नुमालीगढ़ टू सिलीगुड़ी बेसिकली वेस्ट बंगाल में पड़ता है। यदि मैं नॉर्थ ईस्ट का यहाँ बताऊँ, इधर आप देख सकते हो ये पूरा नॉर्थ ईस्ट है ये एरिया, एंड सिलीगुड़ी पड़ता है यहाँ, नुमालीगढ़ पड़ता है यहाँ, तो यहाँ से भी 650 किलोमीटर का एक पाइपलाइन है, इन प्रोसेस चल रहा है, ताकि इस एरिया में भी पाइप जो आपका ऑयल का अवेलेबिलिटी फ्रीक्वेंट किया जाए, और यही सारे एरिया ऑयल की एक्सप्लोरेशन एरिया हैं, और यहाँ से इस चीज़ को पहुँचाया जाता है पानी जी। नेक्स्ट वन है कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन दोनों बताए थे। कम्युनिकेशन आल्सो प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल, और ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन एक मेथड होता है जिसके थ्रू हम एक्सचेंज करते हैं इन्फॉर्मेशन को वन एरिया टू अनदर एरिया, A पर्सन टू B पर्सन के बीच में कोई इन्फॉर्मेशन, व्यूज़, आइडिया को एक्सचेंज किया जाए, उसको हम कम्युनिकेशन बोल देते हैं, ठीक है। एंड शुरू में जो मैसेजेस थे कम्युनिकेशन के वो किसके थ्रू जाते थे, थ्रू ह्यूमन, उसके बाद एनिमल, देन ड्रम्स, देन उसके बाद स्मोक और फायर विद द हेल्प ऑफ फास्ट रनर, हॉर्स, कैमल, डॉग, बर्ड्स, ठीक है। ये सारे एनिमल्स को और बर्ड्स को यूज़ किया जाने लगा मैसेजेस को सेंड करने में, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को इंट्रोड्यूस करना शुरू किया गया। उसके बाद ट्रांसपोर्ट डेवलप हुआ, देन फिर पोस्ट ऑफिसेस, फिर टेलीग्राफ, फिर प्रिंटिंग, फिर सैटेलाइट टेलीफोन, जिसने कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा फास्ट बना दिया। एंड डाटा साइंस और टेक्नोलॉजी ने इस जो ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसमिशन जो ऑफ इंफॉर्मेशन है इसको इतना ज़्यादा इफेक्टिव बना दिया कि विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड you can communicate with the person who is sitting in the we can say other side of the world। किसी भी, जैसे यहाँ यूके या अमेरिका में कोई बंदा बैठा है, आपने पंजाब से उससे कम्युनिकेट करना है, देन यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट ईजिली, ठीक है। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। तो ऑन द बेसिस ऑफ द स्केल, क्वालिटी, मोड ऑफ कम्युनिकेशन हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं मास कम्युनिकेशन को, एक है पर्सनल, एक है मास। अरे सिंपल, इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पर्सनल कम्युनिकेशन होता है जब दो पर्सन के बीच में कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन या आइडियाज़, व्यूज़ शेयर होते हैं, उसको बोलते हैं पर्सनल। जैसे सपोज
आप किसी दूसरे पर्सन को के साथ चैट कर रहे हो, उसको फ़ोन कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, चाहे वीडियो कॉल ही क्यों ना हो, तो वो होता है पर्सनल कम्युनिकेशन। एंड आप कुछ मेल कर रहे हो, फैक्स कर रहे हो, है ना, एंड वो होता है पर्सनल कम्युनिकेशन। यहाँ पे सिर्फ दो बंदों के बीच में ही इन्फॉर्मेशन शेयर होगी, ठीक है। सीक्रेट होती है, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होती है, इसको बोलते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन। और यदि हम बताते हैं टू साइडेड कम्युनिकेशन है ये, टू साइडेड। आपने किसी दूसरे बंदे को टेक्स्ट किया, उसने रिप्लाई किया, तो टू साइडेड एक कम्युनिकेशन हो गया ना। लेकिन मास कम्युनिकेशन वन वे कम्युनिकेशन होता है। कौन सा होता है? वन वे। वन वे। इसको मास क्यों बोलते हैं? मास होता है ह्यूज, ठीक है, ह्यूज। कम्युनिकेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग द आइडिया। तो इट मीन्स जब आप अपने आइडियाज़ को, अपने व्यूज़ को किसी दूसरे पर्सन के साथ शेयर करते हो, ठीक है, सिर्फ आप ही बोलते हो, वर्ड कम अंडर मास कम्युनिकेशन। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। और अपने रेडियो के ऊपर लेक्चर, मैच, कमेंट्री, टेलीविज़न के ऊपर कोई प्रोग्राम, सिनेमा में मूवी, सैटेलाइट, न्यूज़पेपर, वहाँ पे आर्टिकल्स, मैगजीन्स में कुछ आर्टिकल्स, बुक्स, ठीक है, एंड पब्लिक मीटिंग, सेमिनार्स, ये सारी चीज़ें जो होंगी वहाँ पे वन वे मीटिंग होता है। सिर्फ सामने वाला बंदा आपको कोई मैसेज दे रहा है। हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वन वे ही होगा, आप नहीं बोल सकते, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वन वे होता है। आप रेडियो के थ्रू आप सपोज मोदी गवर्नमेंट या मोदी के मन की बात, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कोई लेक्चर डिलीवर किया है मन की बात, तो वहाँ पे आप अपना क्वेश्चन नहीं कर सकते ना, तो वो अपना लेक्चर दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे कुछ और भाषण जो भी होते हैं। तो न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल आया, आपने पढ़ा, आपने इन्फॉर्मेशन गेन की, वो भी क्या है? वन वे कम्युनिकेशन है। लेकिन उसको मास कम्युनिकेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक ही टाइम के ऊपर वो न्यूज़पेपर करोड़ों लोगों के पास पहुंचता है। एक ही टाइम के ऊपर टीवी में जो सेम प्रोग्राम है वो करोड़ों लोग एक साथ देखते हैं, इसलिए बोलते हैं मास कम्युनिकेशन, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पर्सनल कम्युनिकेशन में जैसे इंटरनेट है, ईमेल ऑलरेडी मैंने बता दिया, ई कॉमर्स साइट पे जैसे आप गूगल है, आपका अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, तो ऐसी कुछ साइट्स हैं जहाँ आप अपना इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, अपना रिज्यूमे सबमिट करते हैं कुछ कंपनीज़ को, ठीक है। एंड उसके बाद मनी ट्रांजैक्शन है, आप पैसा पे करते हैं, वो भी एक कम्युनिकेशन का सोर्स ही आता है, ठीक है। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। और तो इसमें इंटरनेट का काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है। एंड इंटरनेट ने इस टाइप के कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा फास्ट और एफिशिएंट बना दिया है। मास कम्युनिकेशन में टीवी, रेडियो, टेलीविज़न ऑलरेडी मैंने बता दिया था। जिसमें रेडियो की बात करते हैं, पहले तो आपके इसके सोर्स बोलेंगे और फिर किसी एक या दो के ऊपर क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है मास कम्युनिकेशन में। यदि मास कम्युनिकेशन हम बात करते हैं, स्टार्टेड 1923, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे इसने शुरू किया। शॉर्ट टाइम के लिए इसने काफ़ी पॉपुलैरिटी ले ली और हर घर में ये एक इसेंशियल पार्ट हो गया। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1930 में इसका कंट्रोल ले लिया एंड इसका नाम जो चेंज कर दिया गया ऑल इंडिया रेडियो इन 1936 और फिर आकाशवाणी 1957। अभी भी आप सुनते होंगे रेडियो के ऊपर ये आकाशवाणी का ये चैनल है, ये चैनल है, ये चैनल है, तो अलग अलग आकाशवाणी सेंटर्स बना दिए गए। ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट वेरियस प्रोग्राम, तो मन की बात मैंने आपको बता दिया, कुछ एजुकेशन, इन्फॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन, ये सारे जो हैं पार्लियामेंट का सेशन वगैरह, स्टेट लेजिस्लेचर्स, ये सारे जो सेशंस हैं इनको वहाँ पे क्या किया जाता है? ब्रॉडकास्ट किया जाता है थ्रू रेडियो। एक चीज़ दिमाग में रख लेना, टीवी में चीज़ टेलीकास्ट होता है, रेडियो में चीज़ ब्रॉडकास्ट होगा। यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। नाउ इसको ऊपर होता है टेलीकास्ट। दूसरा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन इज मास कम्युनिकेशन इज टीवी एंड काफ़ी मोस्ट इफेक्टिव, क्योंकि इसमें ऑडियो और विजुअल मीडियम है। ऑडियो मीन्स आवाज़ के साथ विजुअल पिक्चर भी दिखता है, ठीक है। स्प्रेडिंग इन्फॉर्मेशन और अच्छे से समझ आती है। फर्स्ट टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट स्टार्टेड इन दिल्ली 1959 एंड 1972 के बाद सेवरल सेंटर्स बनाए गए इस टीवी में जो चैनल्स हैं इनको ऑपरेट करने के लिए। टीवी ब्रॉडकास्ट सर्विसेज को सेपरेट किया गया ऑल इंडिया रेडियो से एंड तो सेपरेट करने के बाद उसने एक नया आइडेंटिटी बना लिया जिसका नाम था दूरदर्शन, डीडी, ठीक है। आफ्टर इनसेट IA इन नेशनल टेलीविज़न DDI become operational or common national programs CNP were started to entire network and service extended to the backward and remote rural areas। तो पहले रेडियो के साथ ही लिंक था, लेकिन रेडियो से सेपरेट कर दिया गया टीवी ब्रॉडकास्ट सिस्टम को, तो उन्होंने अपना अलग से एक आइडेंटिटी बनाया जिसका नाम था दूरदर्शन, DD चैनल। अभी दूरदर्शन प्रोग्राम आप देखते हो वहाँ पे, है ना। उसके बाद और चैनल भी आए
एंड कुछ सैटेलाइट लॉन्च किए गए जो उन सभी चैनल्स को, चाहे वो फॉरेन हो इंडियन के चैनल हो, उनको ऑपरेट करने में काफ़ी रोल प्ले कर रहे हैं। कॉमन नेशनल प्रोग्राम हो गया, इनसेट IA हो गया, है ना। तो ये कुछ सर्विसेज थी जो बैकवर्ड और रिमोट एरिया में भी एक्सटेंड की गई ताकि वो भी इन चीज़ों का यूज़ करके अपडेट हो सके, इन्फॉर्मेशन वहाँ तक भी पहुँचे। सैटेलाइट कम्युनिकेशन मैंने पहले बता दिया, जब आप इन्फॉर्मेशन को शेयर, एक्सचेंज, आइडियाज़, व्यूज़ को एक्सचेंज और शेयर थ्रू सैटेलाइट करते हो। पूरी अर्थ के राउंड आप देख सकते हो, पूरी अर्थ के राउंड सो मैनी सैटेलाइट्स आर देयर, ठीक है। यहाँ ऐसे कुछ सैटेलाइट्स हैं, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग around that 24 satellites are there. Some are moving from north to south or east to west. These are geosynchronous, ठीक है, एंड पोलर सिक्रोनर नाम ही दिया। पोलर सिक्रोनर मीन्स जो पोल के राउंड घूमते हैं, जियो सिक्रोनर मीन्स अर्थ के मतलब इस हिसाब से ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। तो ये सारे सैटेलाइट सिस्टम जो हैं कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन को ट्रैक करते हैं। एंड सम आर रिसोर्स सैटेलाइट, सम आर वेदर सैटेलाइट, ठीक है, जो वेदर फोरकास्टिंग होता है। तो सम आर कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इनको दिमाग में रख लेना, ओके। नाउ यूज़ ऑफ द सैटेलाइट कम्युनिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंट्री का, क्योंकि इकोनॉमिक और स्ट्रेटजिकल जो रीजंस हैं दे गिव कंटिन्यू टू सिनेमैटिक व्यू ऑफ द लार्ज एरिया। आपने किसी एरिया में मिलिट्री भेजनी है या वैसे मॉनिटरिंग करना है एरिया का, एंड पेट्रोलिंग देखना है या कुछ भी, तो थ्रू सैटेलाइट आप वहाँ पे नज़र रख सकते हो। वेरियस ऑपरेशन कैन बी डन थ्रू सैटेलाइट। अब इसका मेन पार्ट दिया था जो सर्जिकल स्ट्राइक, तो ये सारे एरियाज़ को हम थ्रू सैटेलाइट पार्ट ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। किसी एरिया में कोई माउंटेन है, प्लेन है, डेजर्ट है, कुछ भी है, वेदर फोरकास्टिंग है, सैटेलाइट इमेज के थ्रू एवरीथिंग कैन बी सेंस्ड, ठीक है। एंड बेसिकली देर आर 2 सैटेलाइट सिस्टम है इंडिया में, ठीक है, एंड बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एंड पर्पस। पहला है INSAT, ठीक है, एंड दूसरा है IRS, इंडियन सैटेलाइट सिस्टम है, ठीक है, एस्टेब्लिश इन 1983। मेन काम इसका मल्टीपर्पज़ सैटेलाइट सिस्टम है, टेलीकम्युनिकेशन, मेट्रोलॉजिकल, वेदर के लिए और ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरियस डाटा प्रोग्राम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन और वेदर के लिए इनसेट है। आगे IRS रिसोर्स, तो जितने भी अर्थ के ऊपर रिसोर्सेज हैं, चाहे वो लैंड, वाटर, एयर, ठीक है, और भी जो भी रिसोर्सेज हैं, मिनरल एंड और उनकी ट्रैकिंग करने के लिए IRS इज देयर, ठीक है। ये IRS सैटेलाइट सिस्टम शुरू किया गया इंडिया में 1988 में फ्रॉम वैकनोर इन रशिया। इंडिया आल्सो डेवलप्ड इट्स इंडिजीनियस मीन्स खुद का बनाया हुआ। पहले इंडिया किसी कंट्री से कुछ टेक्नोलॉजी बोरो करके कुछ सैटेलाइट को बनाता था, लेकिन अभी इंडिया का अपना जो इंडिजीनियस लॉन्चिंग व्हीकल है PSLV, तो उसके थ्रू इंडिया ने बहुत से सैटेलाइट को भेजा है, ठीक है। एक चीज़ और, जो PSLV है ये एक ना व्हीकल है जिसके थ्रू सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, और इंडिया का लॉन्चिंग सिस्टम काफ़ी सस्ता है, इसलिए USA, रशिया, तो जो और भी बड़े बड़े कंट्री जो स्पेस रिसर्च में बहुत आगे हैं, तो वो इंडिया की हेल्प से ही जो अपनी सैटेलाइट को मतलब स्पेस में भेजती हैं, ठीक है, ओके। और लास्ट वन इज़ यहाँ पे कि ये रिमोट सेंसिंग, जो सैटेलाइट कलेक्ट द डाटा, रिमोट सेंसिंग का पार्ट होता है। रिमोट सेंसिंग स्पेस रिसर्च के अंदर रिमोट सेंसिंग एक टर्म यूज़ की जाती है। अभी देखो, रिमोट होता है, रिमोट सेंसिंग क्या होता है? टू सेंस द इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ रिमोट होता है विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट विद इट। जब आप किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन सेंस कर लेते हो बिना उसके साथ कनेक्शन किए, दूर से, उसको बोल देते हैं रिमोट सेंसिंग, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, यूज़ की जाती है जो इसमें स्पेस टेक्नोलॉजी और इसमें सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में, ठीक है। ग्राउंड स्टेशन विच यूज़फुल फॉर वेरियस पर्पस, वो इन्फॉर्मेशन को वेरियस पर्पस में यूज़ किया जाता है। जैसे कोई सैटेलाइट के अंदर कोई कैमरा है, उसने पिक्चर क्लिक किया लेकिन बिना टच किए, ठीक है, दूर से पिक्चर क्लिक किया, तो वो पिक्चर के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई है, उसको हम बोलते हैं रिमोट सेंसिंग प्रोसेस, ओके। एंड इस रिमोट सेंसिंग को मॉनिटर अच्छा एक्सप्लोर करने के लिए एक सेंटर बनाया गया जिसका नाम था द नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC हैदराबाद में, जिसका मेन काम के डाटा को एक्विजिशन करना और इसका प्रोसेसिंग करना। जो भी डाटा मिलेगा, सैटेलाइट इमेजरी, कुछ न्यूमेरिकल डाटा, ठीक है, उनको सेंस करना और उसको कैलकुलेट करना, प्रोसेस करना विल बी द फंक्शन ऑफ NRSC, ठीक है।
इस इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है और मैंने इसमें सारे टॉपिक को कवर किया है और एग्ज़ाम में जाने से पहले इस टॉपिक को, तीनों वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छे से हो जाए। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आप चैनल के बारे में बता दूं, ये चैनल जितने भी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं उसमें ज्योग्राफी पोर्शन 10th ऑनवर्ड्स जो कंसेप्ट्स हैं उनकी प्रिपरेशन करवा रहा है और हर टॉपिक को बड़े ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा है वीडियोस के थ्रू। यदि आपको इस चैनल के माध्यम से पढ़ाए जाने वाले कंटेंट की क्वालिटी और पढ़ाने जाने वाली जो मेथोडोलॉजी है उसकी क्वालिटी और उसका लेवल अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने वैल्यूबल कमेंट्स ज़रूर दें। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू।